गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपनी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, हमने पढ़ा था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पिछले 7-8 लेक्चर से यही चलता है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 7-8 लेक्चर हो गए। अच्छा, आज की क्लास में इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अगले 2-3 लेक्चर जो होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन के पर्पस से भी, ठीक है, और बोर्ड के लिए तो है। ठीक है, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं जो हम अगली 2-3 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही एक नया फॉर्म देखोगे आप, है ना। ये कह दूं, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही डिस्क्राइब करेंगे हम और बेटर तरीके से, है ना, अब अगली 3-4 क्लासेस में। ठीक है, तो बेटर तरीके से डिस्क्राइब करें उससे पहले ये जरूरी है कि जो हमने पहले पढ़ा है वो हमें आता हो। अगर वो हमें नहीं आता तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये शायद आप जानते हैं, है ना, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। हमने जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, उससे आपको एक बात भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो आप जानते भी हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। चलिए सुनिए, आपने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है सर? फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है सर? पीए नोट माइनस पीए अपॉन में पीए नोट, और ये बराबर आया था किसके? जीटा सॉल्यूट के। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आया था सर। अरे आया था कि नहीं आया था? जीटा सॉल्यूट क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है, इसी को कहते हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने पढ़ा था डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम। एम मतलब मोलिलिटी, मोलिलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना? बिल्कुल सर। डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसी तो निकालते हो मोलिलिटी। ठीक है, अच्छा, तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी डेल्टा टीएफ। सही बात है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होता था सर? ये होता था केएफ इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आई एम सॉरी, यहाँ के भी आएगा, रियली सॉरी। हमने पढ़ा था डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। W लिख देते हैं इसको। क्लियर होती है बात? ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हमने लास्ट क्लास में खत्म किया। ठीक है, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर सर? पाई, और ये किसके बराबर आता था? MRT, और कुछ किताबें लिख देती हैं CRT। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब जानते हैं कि यहाँ कंसंट्रेशन कौन सी लेते हैं? मोलरिटी। क्लियर हो गई बात मेरी? कौन सी कंसंट्रेशन टर्म काम में लेते हैं यहाँ पे? मोलरिटी। अच्छा, इसको डेप्थ में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो रही है बात मेरी? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये किस में होगा? इन लीटर। ठीक है, इनटू R इनटू T। ये हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर होता है इतना? अच्छा, अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से न्यूमेरिकल किस तरह के बनते हैं? देखो, मैक्सिमम केसेस में क्या पूछता है आपको पता है? मैक्सिमम केसेस में जो सॉल्यूट आपको नजर आ रहा है ना सब में, इसका मास पूछता है या मोलर मास पूछता है। अब आपको मोल निकालने होंगे इन फॉर्मूलों से। मान लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया आपको, है ना, ये वैल्यू दे दी, केएफ दे दिया, है ना, ये भी दे दिया, आपसे ये पूछ लिया, है ना, या फिर मोलर मास पूछ लिया, तो पहले सॉल्यूट के मोल निकालने पड़ेंगे, फिर मोलर मास निकालना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक वैल्यू वो आपसे पूछ सकता है। क्लियर होती है बात मेरी? तो यहाँ तक तो सब बहुत आसान था, है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था, दिमाग नहीं लगाना था अपना। ठीक है, अब आज की क्लास से देखेंगे कि इनमें और क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज है ना। चलिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको मैंने ये चारों रिकैप कराया जल्दी से कि क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से एक बात और समझ में आई कि सर इनमें से कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, कोई भी, आप चाहो जो उठा लो, है ना, रैंडमली मैं बात कर लूं, इसकी किसी की भी बात कर लो,
एक बात समझ में आती है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी किसके, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, हाँ या ना, बिल्कुल। और इन्हीं को तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा था हमने, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर या सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करे। क्लियर हो गई बात मेरी? उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बात मेरी? तो यहां पर केवल एक बात फील करनी थी आपको आज की क्लास के लिए कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे भाई यहां देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यहां देख लो, आप यहां देख लो, आप पाई में देख लो। क्लियर हो ये बात मेरी? यहां भी देख लो, सब में नजर आ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अब एक बात दिमाग में घुमाओ अपने, या पेजेस पढ़ तो अपनी कॉपी के, नोट्स बनाए होंगे आप सबने, तो वहां जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए करवाए, है ना, तो आपको पता है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते थे, है ना, सारे न्यूमेरिकल जितने भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के किए हैं वो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालकर किए हैं। क्लियर हो गई? सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ऐसे ही आपने क्या लिए थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए थे। क्या आपने अभी तक, ध्यान से सुनना मैं जो पूछ रहा हूं उसको, है ना, और फिर जवाब भी देना, जोर से बोलना, सर जय माता दी, जवाब जरूर देना, है ना। क्या अभी तक आपने कोई ऐसा न्यूमेरिकल किया जिसमें आपका वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई इलेक्ट्रोलाइट हो? क्या कह रहा हूं सुनो, अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए, ध्यान से सुनना, अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, वो सब ये मान के पढ़ी कि हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, फिर से हमारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब सुक्रोज ले रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, अब ग्लूकोज ले रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, अब फ्रक्टोज ले रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। क्लियर हो रही है बात मेरी? यूरिया है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। क्लियर हो रही है बात मेरी? अभी तक हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को उस हिसाब से पढ़ा कि हमने कहा कि ये सब कैसे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जानते हो ना सर? इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो पानी में जाने पर या किसी सॉल्यूशन में जाने पर या तो डिसोशिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। एक एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? सर जिनमें नेचर होता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन का, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। याद होगा आप लोगों को। एग्जांपल देते हैं, सुनो 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 सुनो। मान लो मुझसे कहा कि आपके पास 1 मोल NaCl है। ध्यान से सुनना, इस एग्जांपल से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। आपसे कहा 1 मोल NaCl है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है। आपसे कहा उसका डेल्टा TF कुछ है, x है ना, आपको ऐसे बोल दिया, है ना। आपसे कहा कि उसका KF निकालो, क्या निकालो, KF, ठीक है। और आपसे कह दिया 500 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। कितने वाटर में घुला हुआ है? 500 ग्राम वाटर में। क्लियर हो रही बात मेरी? फिर से सुनो, आसान सा सवाल है, कर दोगे। फिर से सुनो, मैंने कहा डेल्टा TF जस्ट मान लिया हमने x है ना, 500 ग्राम पानी में घुला हुआ है, 1 मोल NaCl है, आपको KF निकालना है। वैल्यू रख दोगे सर, डेल्टा TF यानी कि x विल बी इक्वल्स टू KF कैलकुलेट करना है इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, यही है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर 500 ग्राम, आई एम सॉरी, सॉल्वेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम, और ये क्या मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि ग्राम में लिया है। ये लो सर, हो गया सॉल्व। x की वैल्यू आप दे दोगे कुछ ना कुछ, KF हम निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो x के डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है 0.1, निकल गया सर KF, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे फॉर्मूले में रखिए सारी वैल्यू, सॉल्व हो गया। पर आपने ये गलत कर दिया। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl को जब आप पानी में डालते हो, है ना, तो NaCl टूट जाता है किसमें, Na+ और Cl- में, पूरी दुनिया जानती है ये बात, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने सॉल्यूशन लिया या सॉल्वेंट लिया 500 ml, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। यहां से एक एक बात को पकड़ते हुए चलना, एक भी बात छूटी तो काम खराब हो जाएगा, है ना। फिर क्वांटा फैक्टर समझ में नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल, है ना। अल्तो बुक में NCERT में 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना, 2 फॉर्मूले, पर हम 2 फॉर्मूलों पर नहीं रुकेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई फॉर्मूले याद ही नहीं करने पड़ेंगे क्वांटा फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। आपको तो केवल वो कांसेप्ट्स पढ़ने हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि आपके पास जस्ट इमेजिन 500 ml वाटर है। ये कह रहा है कि इसमें आपने क्या डाला है, 1 मोल NaCl डाला है
है ना। KF की वैल्यू बता दो, या KF भी दे रखा है 1.88 या समथिंग, आपसे कहती है डेल्टा टीवी की वैल्यू निकालो, निकालो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी होगी, या TF की, जो भी पूछा है मैंने आपसे, निकालो इसको। अरे KF की वैल्यू आपको पता है 500 ग्राम वाटर में है, 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ग्राम में था, मोल कितने रख दिए, 1। ठीक है सर, कर लेंगे इसको। गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, सुनो ध्यान से। आपको पता है, मुझे पता है, NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही बात है सर, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। आपने कितने मोल डाले, 1 मोल डाले, सही बात है। बट जब आप NaCl का 1 मोल पानी में डालोगे, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मोल जब NaCl का पानी में डालोगे तो पानी में जाने के बाद NaCl डिसोशिएट होगा, आयोनाइज होगा। जानते हैं ना, पानी के पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एक्चुअली, ठीक है, तोड़ देता है सारे बॉन्ड्स। तो यहां पर आपने डाला एक इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट NaCl पानी में जाने के बाद टूट गया Na+ और Cl- में। क्लियर है बात मेरी। अब आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अरे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में जाने पर या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाने पर डिसोशिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, या तो टूट जाए अपने आयंस में, या फिर डाइमराइज हो जाए, ट्राइमराइज हो जाए, समझेंगे उसको। जैसे मैं बात करूं AlCl3 की, है ना, मैंने डाला AlCl3, AlCl3 किसमें टूटेगा पानी में जाने के बाद, Al3+ और 3Cl- में। पूरी दुनिया जानती है इस बात को, पानी में जाती है इसमें टूट जाएगा। क्लियर होती है बात मेरी। जैसे मैं बात करूं MgCl2 की, मैंने MgCl2 डाला पानी में डालने के बाद किसमें बदल जाएगा, Mg2+ और 2Cl- में। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। अब समस्या क्या है, सुनो ध्यान से, समस्या क्या है। आपने डाला कितना मोल था NaCl का, 1 मोल, ठीक है। अब हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका अल्फा 100% होता है। मतलब आपने जितना डाला वो सारा का सारा डिसोशिएट हो गया या एसोसिएट हो गया। क्लियर होती है बात। उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब सुनो क्या है इसका, कि मैंने 1 मोल NaCl डाला पानी में, अब ये पूरा का पूरा 1 मोल NaCl पानी में जाके डिसोशिएट हो जाएगा। मतलब जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स डाले NaCl के वो सारे डिसोशिएट हो जाएंगे, किसमें, Na+ और Cl- में। अब स्टोइकियोमेट्री पढ़ो जरा इसकी। 1 मोल NaCl 100% अल्फा है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है इसका, 100%। तो इसका 1 मोल डिसोशिएट होके Na+ के कितने मोल बनाएगा, सर 1 मोल। Cl- के कितने मोल बनाएगा, सर 1 मोल। आपने कितने मोल डाले थे, 1 मोल डाला था। सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने मोल हो गए वो, सर 2 मोल। कितने मोल हो गए, सर 2 मोल। अरे भाई 1 मोल डाला था, अब सॉल्यूशन में पानी में जाने के बाद ये टूट गया Na+ और Cl- में। क्लियर हो ये बात मेरी। 1 मोल आपको Na+ का मिला, 1 मोल आपको Cl- का मिला। अब पानी में कितने मोल, सर 2 मोल। अब आप कहोगे सर आप तो मजाक कर रहे हो, कैसे, सर आपने NaCl डाला था, ये तो Na+ और Cl- है, इनका नेचर भी तो अलग होगा, है ना। आप तो मोल गिन रहे हो, इनका नेचर भी तो अलग होगा। हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये मतलब है कि मोल्स किसकी हैं, ना। क्या मतलब है, ना। मैंने पहले ही मना किया था, उसको नेचर से कोई लेना देना नहीं है। उसको किस बात से लेना देना है कि कितने मोल्स हैं। आपने डाले थे 1, सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने मोल हुए, 2 मोल। क्लियर है बात मेरी। क्या अब आप इस फॉर्मूले से एक जब वैल्यू रखोगे NaCl के मोल्स की, इस फॉर्मूले से आप डेल्टा TF सही निकालोगे, सर नहीं। इस केस में जो आपका डेल्टा TF ऑब्जर्व है, कैलकुलेटेड है ना, आपने जो कैलकुलेशन से निकाला है वो बराबर नहीं आएगा डेल्टा TF ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटली निकाले हुए से। क्यों, क्योंकि आपने डाला था 1 मोल, सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कितने मोल हो गए, सर 2 मोल। क्लियर है बात मेरी। यानी कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, केवल डेल्टा F नहीं, सब चेंज हो जाएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं, सुनना ध्यान से। अभी कहानी क्लियर होगी, चिंता मत करो, अभी कहानी क्लियर होगी, है ना। सुनो आगे सुनो। मैंने कहा आपके पास है MgCl2, ध्यान से समझना। MgCl2 आपने इसके कितने मोल डाले पानी में, सर 1 मोल डाला, ठीक है। पानी लिया आपने 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, आपने 1 मोल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। अब आपने जब पानी में इसका 1 मोल डाला तो हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। MgCl2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका अल्फा कितना होता है, 100%, है ना। अल्फा कितना होता है इसका, 100%। अरे 100% ना हो तो क्या करेंगे, आ रहा है दिमाग में आपके, करेंगे ना बात आगे, टेंशन भी ले लो। अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा कितना है इसका, 100%, ठीक है।
अब जब आप इसको पानी में डालोगे MgCl2 को पानी में डालोगे तो ये आयंस में टूटेगा। कौन से आयंस में टूटेगा? Mg2 प्लस 2Cl माइनस में। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? इसका इनिशियली 1 मोल था, इसके 0 थे, इसके 0 थे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। फिर रिएक्शन शुरू हुआ, इसका 1 मोल टूटने लगा और फाइनली ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा। इसके कितने मोल बचेंगे? 0, पानी के अंदर 0, इसके कितने मोल बन जाएंगे? 1 मोल, और इसके कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल। इक्विलिब्रियम में खूब की थी आपने ये चीजें, है ना 11th क्लास में। इसका 1 मोल स्टोइकियोमेट्री बता रही है, मैं नहीं कह रहा। इसका 1 मोल सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट होके 1 मोल Mg2+ का बनाएगा, 2 मोल Cl- के बनाएगा। क्लियर है बात मेरी? अब हम कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लो निकाल रहे थे, कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे थे, मैं पाई निकाल रहा था। पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? MRT क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन R into T। मैं कितने मोल रख रहा था निकालने के लिए? 1 मोल रख रहा था, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यही कहा था कि 1 मोल MgCl2 को डाला जाता है ना, 1 मोल MgCl2 को। तो मैं 1 मोल रख रहा था, मैं खुश था अपनी जिंदगी में कि बढ़िया है, आसान सवाल है, हो जाएगा। बट MgCl2 ने आपकी जिंदगी में दिक्कतें पैदा कर दी। कैसे? कि उसने कहा कि अरे भैया हम सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट होते हैं, और डिसोशिएट होके 1 मोल Mg2+ का देते हैं, 2 मोल Cl- के देते हैं। यानी कि यहाँ 1 मोल नहीं, कितने मोल रखने हैं? 3। कब? जब अल्फा कितना हो? 100%। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, अल्फा कितना हो? 100%। कहानी ही बदल गई। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और लेते हैं, टेंशन मत लो, अच्छे से क्लियर करेंगे। AlCl3 इनिशियली मैंने कहा कि इसके 1 मोल था मेरे पास, है ना, टूट गया। मुझसे कहा क्वेश्चन में कि इसका 1 मोल है, टूट गया, टूट कर इसने बनाया 1 मोल Al3+ का और 3 मोल Cl- के। ऐसे ही टूटता है, जानते हो। तो इसका 1 मोल डिसोशिएट होके, इसका 1 मोल इनिशियली तो 0 है, लास्ट में इसके 0 बचेंगे। इसका 1 मोल पूरा डिसोशिएट होगा, क्या बनाएगा? 1 मोल ये बनाएगा और 3 मोल ये बनाएगा। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? 1 मोल इसका बनाएगा, 3 मोल इसका बनाएगा। ठीक है, अल्फा कितना इसका मान रहे हैं हम? 100%। अभी 100% मान के बात कर रहे हैं। अभी हम ये मान के बात कर रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो आपने डाला 1 मोल था, मोल्स कितने हो गए? 4 मोल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आप अभी तक फॉर्मूले से निकाल रहे थे वो डिफर करेंगी कि नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल और केवल उसको लेना देना है सॉल्यूट के पार्टिकल से। ठीक है, सॉल्यूट कौन सा है उसे मतलब नहीं है। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि सर पहले आपने AlCl3 लिया था, ये तो Al3+ और 3Cl- है, या Cl- के मोल और Al3+ के मोल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चिल्ला चिल्ला के ये कहती है कि हमें सॉल्यूट के मोल्स चाहिए। क्लियर है? सॉल्यूट कौन सा है हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अच्छा खाते हैं, है ना, रुक के खाते हैं तसल्ली से, एक जिन्हें बस खाने से मतलब है, आने दो, उल्टा सीधा जो कुछ आ रहा है आने दो, है ना। तो उन्हीं में से है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई मतलब नहीं है कि कौन किसके मोल है, कैसे मोल है, ना कितने हैं ये बताओ। ठीक है, 4 है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चेंज हो जाएंगी और आपको ये भी पता लग रहा कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। भाई 3 एग्जांपल लिए, 4 एग्जांपल लिए मैंने, सब में क्या हो रहा? डिसोसिएशन। अभी तक यही तो एग्जांपल लिया मैंने, सब में क्या हो रहा? डिसोसिएशन। टूट रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स आयंस में। ठीक है, अब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करेंगे। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि जब जब आप कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लोगे जो डिसोसिएशन शो करे, जो डिसोसिएशन शो करे, क्लियर है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बढ़ा देगा। समझ में आ रही है बात? वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, पेपर में बहुत आता है ये एग्जांपल। जैसे मैंने बात की K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, है ना, बहुत फेवरेट एग्जांपल है ये सबका। आपको इसका डिसोसिएशन पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कह दो, आप इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दो। ठीक है, इनकी भी केमिस्ट्री पढ़नी है हमें, एक चैप्टर है इनका पूरा,
है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत प्यारा चैप्टर है वो भी, है ना। तो K4FeCN का होल 6, इसको तोड़ा, जब आप इसको वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने के बाद ये किसमें टूटेगा, 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस, कितने मोल डाले आपने, 1 मोल। सॉल्यूशन में जाने के बाद ये डिसोशिएट हुआ और हम मान रहे हैं कि अल्फा कितना है 100%, तो 1 मोल डिसोशिएट होके 4 मोल्स देगा इसके, ठीक है, और 1 मोल देगा इसका। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने मोल्स आ गए, 5 मोल। क्लियर होती है बात मेरी। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए। अब इस केस में भी जो आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व है या एक्सपेरिमेंट की निकाली है वो ज्यादा आएगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाली थी। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। आपको फील हुआ होगा कि भैया एक समस्या है, कब, जब एक इलेक्ट्रोलाइट हम काम में लेंगे। सुक्रोज, ग्लूकोज, इन सब में ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों, सुनो ध्यान से, क्यों, अरे मैंने ग्लूकोज लिया C6H12O6, मैंने कहा कि इसका मैंने 1 मोल लिया, इसको मैंने सॉल्यूशन में डाला, ये अभी भी किस में रहेगा, C6H12O6 में। 1 मोल डाला 1 मोल ही रहेगा, नहीं होगा चेंज। ना तो ये डिसोशिएट करता है ना ये एसोसिएट करता है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्लियर है बात मेरी, कोई दिक्कत यहां तक। तो इतना समझ में आप लोगों को आया होगा, इतना समझ में आप लोगों को आया होगा, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, 1-2 एग्जांपल और करते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन आपने लिया CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है सर, ले लिया। अब आपने इसको डाला जस्ट इमेजिन वाटर के अंदर, ठीक है, और जस्ट इमेजिन वाटर के अंदर ये एसोसिएट हो गया, एसोसिएट हो गया मतलब सुनो ध्यान से, मैंने इसके 2 मोल लिए, है ना। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर देखो इसका कैसा होता है, CH3 ऐसे बना देते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कोई दिक्कत, ठीक है, देखो CH3COH। अच्छा एक ये बना लेते हैं CH3COH डबल बॉन्ड O। अब सुनो ध्यान से, आपने इसके कितने मोल डाले थे, 2, ये दिख रहे हैं आपको, 1 मोल ले रहा है, 1 मोल ले रहा। अब एक्चुअली में पता है, जब इसको आप डालोगे ना, किसको, एसिटिक एसिड को सॉल्यूशन में, एसिटिक एसिड को जब वाटर में डालोगे, बेंजीन में, एक्चुअली वाटर में डिसोशिएट ही करता है ना, बेंजीन में जब डालोगे किसको, एसिटिक एसिड को, तो होता क्या है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा ये। क्लियर हो रही है बात, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा बेंजीन में, और ये एसोसिएट कर जाएगा। क्लियर हो रही है बात मेरी। अगर मैं इसका अल्फा 100% मानूं, ठीक है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि इनिशियली मैंने इसके कितने मोल लिए थे, 2 मोल, अब आपको इसके कितने मोल मिलेंगे सर, 1 मोल। बोलो इतना क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। यानी कि जब होगा एसोसिएशन, यहां क्या हुआ, एसोसिएशन। अभी तक इससे पहले वाले सारे एग्जांपल डिसोसिएशन के थे, पहला एग्जांपल है किसका, एसोसिएशन का। जब होगा एसोसिएशन तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर जाएंगे। भाई सॉल्यूशन में आपने डाले 2 थे, हो कितने गए, 1, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर जाएंगे। क्लियर होती है बात में। अब नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर जाएंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व हैं वो कम हो जाएंगी, किससे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो कैलकुलेटेड है। घबराओ मत, निकालना सीखेंगे, अभी तो कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझ रहे हैं इसको, है ना। अगर तो मैं 2 फॉर्मूले बता के कह देता आपसे रट्टा मार लो, जिंदगी भर समझ में नहीं आता, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। इसलिए इतना डेप्थ में बात कर रहे हैं हम लोग, एक एक चीज को बहुत गौर से पकड़ना, ठीक है। मैंने आपसे कहा इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे चैप्टर का अगले 2-3 लेक्चर पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं बेटा, हर जगह सवाल आते हैं यहाँ से, इसलिए एक एक चीज को पकड़ना और नहीं समझ में आए तो बोलना, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, समझना बहुत जरूरी है इसको, मैं बहुत फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि वास्तव में इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। एसोसिएशन डिसोसिएशन के एग्जांपल देखे थे, वहां टूट रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे थे। अब हमें पता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब वहां बढ़ रहे थे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटली आएंगी वो भी तो बढ़ जाएंगी, फॉर्मूले से तो निकालना बेकार है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आप रखोगे फॉर्मूले से कितने, 1 आ कितने रहे, 2 या 3 या 4। क्लियर हो रही है बात मेरी। एसोसिएशन होगा जब नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी। ये घट जाएंगे तो ऑब्जर्व जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी डिक्रीज कर जाएंगी, किससे, कैलकुलेटेड से। क्लियर है बात मेरी। अब फिर से सुन लो एक बात, 2 काम हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ये सारी कहानी लगानी तभी है जब आपको क्या दिया हुआ हो, इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो कोई टेंशन जिंदगी में नहीं है, तब वही फॉर्मूले काम में लो।
ठीक है, जो लेते आ रहे थे। ठीक है, टेंशन अभी भी नहीं आएगी जिंदगी में, क्योंकि बहुत आसान होने वाला है अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई तो। क्लियर इतना? चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की, सीखा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या कहानी बदल जाती है। अच्छा, अब समस्या तो है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि कॉपी में तो करना पड़ेगा। अब कॉपी में काम नहीं करेंगे तो काम थोड़ी चलेगा, है ना। अब हमें पेपर में आ गया कि भैया NaCl के 2 मोल डाले, 5 मोल डाले, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं लैब में जाऊंगा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को और फिर आंसर लिखूंगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इतने तो पेपर खत्म हो जाएगा, है ना, समस्या हो जाएगी, है ना। एग्जामिनर चाह रहा होगा कि बच्चा कुछ पढ़ के आया हो, है ना, पेपर बनाने वाला चाह रहा होगा कुछ पढ़ के आया हो, कायदे में से कुछ रट्टा मार के आया हो। तो वही चीज हम देखने वाले हैं कि कॉपी में कैसे निकालें। कॉपी में क्या करें कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट आने की वजह से चेंज हो गई है, कैसे निकाली जा सकती हैं। तो चलिए इस समस्या के समाधान के लिए, है ना, पोलियो की खुराक पिया, इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को एक साइंटिस्ट ने एक मस्त सी चीज दी, एक शानदार चीज दी, जिसे हम पढ़ते हैं वांट हाफ फैक्टर के नाम से। किस नाम से? वांट हाफ फैक्टर। साइंटिस्ट थे, वांट हाफ फैक्टर, बड़ा अजीब सा नाम लगा था इनके पापा ने इनका, वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, वांट हाफ नाम के साइंटिस्ट ने एक फैक्टर दिया, कहा कि इस फैक्टर को यूज में लो, समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इस फैक्टर को इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं? आई। क्या लिखते हैं? आई। क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर? ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं। क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर? कि सॉल्यूशन में जाने के बाद, क्या कहा मैंने? सॉल्यूशन में जब आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला तो उसके बाद कितने नंबर ऑफ, या कह दूं कितने टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स, हाउ मच टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से मोल्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर गए। ठीक है, या ये बताता है हाउ मच टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज कर गए। ये दो चीजों को जो बताए वो क्या कहलाएगा? वांट हाफ फैक्टर। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? मतलब वांट हाफ फैक्टर क्या बताएगा कि कितने पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद, 1 मोल डाला है NaCl का, कितने पार्टिकल बढ़ गए या कितने पार्टिकल घट गए, उसे हम क्या कहेंगे? वांट हाफ फैक्टर। क्लियर है? बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है सर निकालना है इसको? सुनो ध्यान से। NaCl का एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बढ़िया, मतलब एक मस्त सॉल्ट होता है ना। ज्यादातर टीचर्स इसको पकड़ के रखते हैं कि तू हमारे पास ही रहे, हमें बच्चों को बहुत कुछ समझाना है तुझसे, है ना। तो NaCl समझो, बहुत आसान एग्जांपल है इसका। Na प्लस Cl-, अभी मैंने दिया भी था, मैंने कहा अल्फा कितना मान लो? 100%। अब सुनो क्या बताता है वांट ऑफ फैक्टर, कि कितने गुना पार्टिकल बढ़ गए या कितने गुना पार्टिकल घट गए। निकाल सकते हो यहां से। सर शुरू में कितना था? 1 मोल, बाद में कितना हो गया टोटल ओवरऑल? 2 मोल, दोनों का मिला के। कितने गुना पार्टिकल बढ़े? सर 2 गुना। तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 2। आसान है। अरे भाई कैसे निकाला वांट ऑफ फैक्टर? मैंने कहा ना, डेफिनेशन समझो, कितने गुना पार्टिकल बढ़ गए या कितने गुना घट गए। अब डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, बताया था मैंने आपको। बाद में हुए 2, पहले थे 1, तो मैंने कहा 2/1 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 2। फॉर्मूला बना सकते हो वांट ऑफ फैक्टर का यहां से। क्या फॉर्मूला होगा सर? सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर्मूला देखना सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जो भी हो रहा हो, है ना। यहां तो डिसोसिएशन हो रहा था, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, क्लियर होती है बात मेरी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिखना चाहिए मुझे यहां, ऑफ सॉल्यूट पूरा लिखते हैं, ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कुछ बात समझ आ रही सर? पूरी आ रही। डिसोसिएशन और एसोसिएशन। फिर से व्हाट इज आई? सर आई इज कि कितने गुना पार्टिकल बढ़े या कितने गुना पार्टिकल घटे। क्लियर हो गई बात मेरी? यहां आया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन।
क्लियर हो रही है बात मेरी? उसी को हम क्या कहेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं। वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, वैसे बहुत आसान है, सीख गए होंगे इसी एग्जांपल में। MgCl2 बताओ इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? अल्फा कितना मान रहे हैं अभी तक? 100%। अभी अल्फा 100% मान के काम कर रहे हैं। हमने कहा Mg2 प्लस 2Cl माइनस, आई निकालना है तो डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स? 3। पहले कितने थे? 1। कितने हो गए? 3। क्लियर बात नहीं? आपसे कह दिया कि इसके 4 मोल थे, जस्ट इमेजिन इसके इनिशियली 4 मोल थे, तो स्टाइकियोमेट्री से पता लग रहा इसके 4 मोल डिसोशिएट होके इसके 4 मोल बनाएंगे और इसके 8 मोल बनाएंगे। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए सर? 12। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 4। तो वांट ऑफ फैक्टर अभी भी कितना? 3। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। अरे भाई 3 गुना ही तो बढ़ेंगे हमेशा, ध्यान रखो इसको। देखो इससे ही पता लग रहा है हमेशा जब अल्फा 100% होगा MgCl2 के कितने मोल ले लो वो 3 गुना ज्यादा डिसोशिएट होंगे। क्लियर है? तो वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 3, है ना? बहुत आसान सी बात है, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं आपको, है ना? समझ में आ जाना चाहिए ये। क्लियर होता है इतना? जैसे मैं बात करूं AlCl3 ये टूटेगा सर Al3 प्लस 3Cl माइनस। अच्छा I क्या होगा सर? I होगा बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स? 4। बिफोर डिसोसिएशन कितने? 1। तो कितना आ गया? 4। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। मैंने कहा आपसे FeCN का होल 6 K4 FeCN का होल 6 ये किसमें टूटता है सर? 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस। सर इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर होगा I कितना सर? 5/1 इज इक्वल्स टू 5। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। हाँ नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर सकता है, हो सकता है ये 2 मोल दे दे, हो सकता है 2 मोल दे दे, ठीक है 2 मोल दे देगा। ये कितने हो जाएंगे? 8। ये कितने हो जाएंगे? तो स्टाइकियोमेट्री को पढ़ना सीखा था बचपन में कि 2 मोल इसके 1 मोल इसका डिसोशिएट होके 4 ये देता है, ये देता है, तो 2 कितने देंगे? 8 ये और 2। क्लियर होती है बात मेरी? कब देंगे? जब अल्फा कितना होगा? 100%। इसको ध्यान रखना कि अभी तक हमने ये मान के बात की है कि जितने भी मोल्स हैं सब डिसोशिएट हो जाएंगे या एसोसिएट हो जाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास 2A के 2 मोल है ना? अब इनका एसोसिएशन हुआ, 100% इनका अल्फा है और इनका क्या हुआ है? एसोसिएशन, मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद चिपक गए एक दूसरे से। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अलग अलग थे, सॉल्यूशन में गए तो जुड़ गए। क्लियर है? A बन गया। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। आपने कितने मोल डाले थे? 2। कितने रह गए? 1। I क्या हो गया सर? I हो गया आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने मोल? 1। पहले कितने थे? 2, तो 0.5। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? जैसे जस्ट इमेजिन आपने 3 मोल डाले A के, अब ये एसोसिएट होके क्या बना रहे हैं? A3। जस्ट इमेजिन A3 बना रहे हैं तो I क्या होगा सर? 1/3। कितना? 0.33। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? 3 बाहर लगा देना। क्लियर है? I इक्वल्स टू क्या होगा? 1/3। एसोसिएशन के केस में एक कहानी समझ में आनी चाहिए कि जब मिटा रहा हूं मैं इसको, जब ये सारे एग्जांपल्स नोट करने हैं आपको पोस्ट करके वीडियो को, जब एसोसिएशन हो रहा हो, ध्यान से सुनना, जब एसोसिएशन हो रहा हो तो I लेस देन 1 आएगा, है ना? और इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में जो आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाली है वो कम हो जाएंगी। किससे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आप फॉर्मूले से निकालोगे। 4 फॉर्मूले है ना, चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के आपने फॉर्मूला लगाया, उससे जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आई एक्सपेरिमेंटली, एक्चुअली जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा है ना? एक्सपेरिमेंटली से ज्यादा आएगी कैलकुलेटेड, या ऐसा कह दो कम आएगी, है ना? अच्छा कब? एसोसिएशन के केस में I कितना होगा? लेस देन 1। क्लियर है? अच्छा डिसोसिएशन के केस में क्या होगा सर? बहुत आसान सी बात है, डिसोसिएशन के केस में I इज ग्रेटर देन 1 होगा और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाली है वो ज्यादा आएंगी। किससे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने कैलकुलेशन से निकाली है। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ये कब होगा? डिसोसिएशन के केस में। ठीक है। अभी तक हमने बात की अल्फा कितना मान के? 100% मान के। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी बात करेंगे हम लोग आगे की क्लास में कि किस तरह से वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से हम इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को, जो हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोलाइट पर कैसे लगा सकते हैं। ये बात ध्यान रखें कि ये कहानी केवल कब होगी? जब आपका सॉल्यूट जो होगा वो कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है? क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है। तो नोट कीजिएगा इसको अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। ठीक है? थैंक यू।